किडनी इज अ स्मार्ट ऑर्गन। वेरी स्मार्ट ऑर्गन आई वुड से। 90% लोगों को 70-80% किडनी डैमेज हो जाए तब भी कोई साइन और सिम्टम्स नहीं आते। मुझे नहीं लगता कि हेल्दी पर्सन के लिए किसी भी तरह का हाई प्रोटीन इंटेक किडनी के लिए कोई इशू है। एडवांस कैटेगरी में हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर विल गो फॉर द डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज को क्योर कर सकती हैं, पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। ब्रेन डेथ वाला पेशेंट वापस से कभी जिंदा नहीं होगा, इवेंचुअली वो कार्डियक डेथ में ही जाएगा। ब्लड ग्रुप मैच वाज द एब्सोल्यूट क्राइटेरिया, पर अब ऐसा नहीं है। ब्लड ग्रुप मिसमैच में भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। पैसेज बनाया जाता है कि किस तरीके से हम एक किडनी यहाँ से रिट्रीव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसको हम ग्रीन कॉरिडोर्स कहते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन जो प्रिजर्व रह सकता है आफ्टर रिट्रीवल वो होता है किडनीज। इसका फाइनल सॉल्यूशन तो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो इस शो को देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई आज ऑर्गन्स अपने प्लेज करना चाहे तो व्हाट इज़ द वे टू डू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किडनीज़ के बारे में, और किडनीज़ के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो आज हम जयपुर के एक बहुत रिनाउंड नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ में बैठे हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी। थैंक यू। सो डॉक्टर जितेंद्र मेरे कलीग भी हैं और एक रिनाउंड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग कनाडा और इंडिया में मिलाकर की है। सर को किडनीज़ के बारे में नॉलेज भी बहुत है और सर का पैशन एरिया भी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल सर से ये पूछते हुए कि किडनीज़ का काम क्या है हमारी बॉडी में। इतनी छोटी छोटी किडनीज़ और उसके लिए पूरी एक स्पेशलिटी डेडिकेट कर दी गई है। वाई आर किडनीज सो इम्पोर्टेंट? डॉक्टर अनुपम, मैं किडनी को एक मदर से कंपेयर करता हूँ। नॉर्मली आई कॉल इट मदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके। किडनी बहुत मल्टीटास्किंग करती है। नॉर्मली लोगों को किडनी का एक ही फंक्शन पता है जी। किडनी टॉक्सिन फिल्टर करती है और यूरिन के थ्रू वो टॉक्सिन्स बाहर निकाल देती है जी। ये तो सिर्फ एक फंक्शन हुआ किडनी का। बिल्कुल। इसके अलावा किडनी बहुत सारे काम करती है। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन मुझे लगता है वो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ठीक है। किडनी कंट्रोल सेंटर है ब्लड प्रेशर का। जी, ये तो बहुत एक नई बात आपने बताई, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो परसेप्शन होते हैं उनको ऐसा लगता है कि या तो हार्ट या फिर ब्रेन रेगुलेट कर रहा होगा ब्लड प्रेशर। देखो, हार्ट और ब्रेन इम्पैक्ट ऑर्गन है जी। अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होगा, जो सबसे पहले जो ऑर्गन इम्पैक्ट होते हैं जिसका साइन सिम्टम पहले आता है वो हार्ट और ब्रेन होते हैं। बिल्कुल। पर जो इसकी कंट्रोलिंग है जी, वो टिपिकल मैकेनिज्म के थ्रू वो किडनीज ही करती है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा किडनी और बहुत सारे काम करती है। जैसे आपके विटामिन डी को वो एक्टिव करती है बॉडी में, जिससे आपकी बोन्स हेल्दी रहती है। जी। किडनी एक हार्मोन बनाती है इरिथ्रोपोइटिन करके, जी। जो आपकी हीमोग्लोबिन को मेंटेन करती है। ओके। किडनी का और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपका वाटर या फ्लूइड बैलेंस करना। आप देखते होंगे, आपको अगर आपने वर्कआउट किया है, अगर गर्मी है जी, तो आपका यूरिन बहुत कम आएगा। जी। उसके बिल्कुल ऑपोजिट, आपको सर्दी में अगर आप ज़्यादा पानी पिए तो बार बार आप यूरिन जाओगे। तो किडनी बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कब पानी को रोकना है और कब पानी को निकालना है। तो किडनी का एक स्मार्ट ब्रेन अपना खुद का होता है, जिसमें वो खुद ही ब्लड प्रेशर और पानी के अप्स एंड डाउन्स को रेगुलेट करना, अपने सोडियम और पोटेशियम को रेगुलेट करना। तो किडनी इज़ अ स्मार्ट ऑर्गन। वेरी स्मार्ट ऑर्गन आई वुड से। वेरी स्मार्ट ऑर्गन। तो किडनी के इसके अलावा भी कोई फंक्शंस हैं? आपने अभी 4-5 फंक्शंस हमें इलेबोरेट किए, जिसमें टॉक्सिन फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, आपका विटामिन डी और एरिथ्रोपोइटिन, बोन्स और हीमोग्लोबिन दोनों पे इफेक्ट है। इसके अलावा भी कोई एक चीज़ आपने बताई है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस किडनी बहुत अच्छे से करती है जी। इसके अलावा एसिड बैलेंस करने का काम करती है किडनी। ओके। तो आप देख सकते हैं किडनी सिर्फ एक सिंपल आरओ या फिल्टर की तरह नहीं है जी। इट कैन डू अ लॉट ऑफ अदर फंक्शन। एंड ब्लड प्रेशर वाला फंक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता रहता है। जी जी। तो अगर किडनी के ऊपर किसी भी बीमारी का असर आता है या किडनी ख़राब होने लगती है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे फंक्शंस अफेक्ट होने लगेंगे। डेफिनेटली। तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे इस तरह के, इस किस्म के, तो क्या सिम्टम्स और क्या लक्षण लेके आते हैं वो? देखो, आपको सुन के बड़ा सरप्राइज होगा कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% लोगों को 70-80% किडनी डैमेज हो जाए तब भी कोई साइन और सिम्टम्स नहीं आते। इसलिए हम हमेशा किडनी इलनेसेस या सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज़ को एक साइलेंट किलर की तरह लेते हैं
स्लो पॉइजन की तरह लेते हैं, या हिंदी में हम कहते हैं दीमक की तरह वो बॉडी को चाट जाता है। ओके। ये तो मैंने बात की जब 70-80% किडनी डैमेज हो जाए। जी। अगर एडवांस स्टेजेस में होते हैं, सिम्टम्स बिल्कुल होते हैं एडवांस स्टेजेस में, जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट किडनी के वर्क हैं जी, तो हैम्पर्ड होंगे। जी, जैसे कि अगर किडनी काम नहीं करेगी तो आपका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, टॉक्सिन्स बॉडी में बिल्डअप होंगे, जी, जिससे आपको हो सकता है कि एक अनइजीनेस, टायर्डनेस, दिन भर एक नौजिया बना रहे, ऑन एंड ऑफ वॉमिटिंग रहे। अगर यूरिन प्रॉपर नहीं आएगा तो बॉडी में सॉल्ट और वाटर रिटेन होंगे, तो आपको फेस पे स्वेलिंग, आंखों के आसपास स्वेलिंग बहुत कॉमन है, पेरिऑर्बिटल पफिनेस बोलते हैं, आंखों के आसपास स्वेलिंग, जी, पैरों में स्वेलिंग आने लग जाएगी, जी, आपकी बोन्स हेल्दी नहीं रहेगी, यू विल फील बॉडी पेन, जी, हीमोग्लोबिन कम होने से एनीमिया रहेगा, थकान महसूस रहेगी, जी, ईचिंग आना, तो तरह तरह के सिम्टम्स किडनी से। पर ये सिम्टम बहुत स्पेसिफिक नहीं होते, बड़ा नॉन स्पेसिफिक्स होते हैं। जी, जैसे मान लो किसी को पेट की, किसी को नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? वो गैस्ट्रोफिशियन के पास चला जाएगा, फिजिशियन के पास चला जाएगा। जी, तो किडनी सिम्टम्स के बेस पे पेशेंट बहुत ही कम हमारे पास आते हैं। जी, ऑन एन एवरेज पेशेंट फिजिशियन के पास जाता है या जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, वही हमें रेफर करते हैं। जी, जी। तो जो आपने कहा 70-80% किडनी डैमेज हो जाती है, उसके बाद भी कई बार लोगों को लक्षण नहीं आते, और आते भी हैं तो बहुत नॉन स्पेसिफिक रूप से लक्षण आते हैं। तो इसका मतलब किडनी की प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हो गई है तो उसको पकड़ने के लिए हमें कोई ना कोई टेस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो कौन से रूटीन टेस्ट आप रेकमेंड करते हैं कि एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर एज के बाद स्टार्ट कर देने चाहिए? देखिए, एज रिकमेंडेशन तो 30-35 मेरा एज ब्रैकेट है, जो मुझे लगता है कि 30-35 के अगर ऊपर आप हैं तो एक बार आप अपना किडनी हेल्थ चेक जरूर कराएं, टोटल बॉडी चेकअप कराएं, जिसमें किडनी हेल्थ भी एक पार्ट रहेगा। एक पार्ट है, बिल्कुल। क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको बताया, साइन और सिम्टम के बेस पे तो हम डायग्नोसिस कर ही नहीं सकते। जी, जी, अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस करना है जी, तो आपको हेल्थ चेक करना होगा। जी, इसके अलावा हम हाई रिस्क ग्रुप को सजेस्ट करते हैं। जी। ये हाई रिस्क ग्रुप कौन सा होता है? जी। जैसे जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, जी, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, ओके, तो ये सब हाई रिस्क ग्रुप है। हाई रिस्क ग्रुप को तो करना ही करना है। और उसके अलावा अगर आप हेल्दी भी हैं, अच्छा भी फील करते हैं, 30 से ऊपर का आपने एज क्रॉस कर लिया है, 35 एटलीस्ट एज क्रॉस कर लिया है, तो मेरे हिसाब से तो एक बार आपको अपना किडनी हेल्थ चेक जरूर करना चाहिए। आई थिंक नेशनल गाइडलाइंस भी ये रेकमेंड करती हैं कि अबव द एज ऑफ 30 इयर्स आपको एनुअल किडनी चेकअप एक बार करा लेना चाहिए। और बहुत इजीली ये चीज़ डुएबल भी है। ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन हम आराम से एक ब्लड टेस्ट के जरिए मैं 2 टेस्ट रेकमेंड करूँगा। एक क्रिएटिनिन, जी, क्रिएटिनिन नॉर्मल अपने ब्लड से हो जाता है, और इस क्रिएटिनिन के बेस पे हम EGFR, जी, EGFR को मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या आपकी किडनी कितने परसेंट में फिल्टर करती है, कितना अच्छा फिल्टर करती है, वो उसका। आपने क्रिएटिनिन किया तो ऑनलाइन खूब सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप खुद भी ये EGFR उस कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। जी। एंड सेकंड टेस्ट है यूरिन रूटीन। यूरिन में हम लोग प्रोटीन लीक देखते हैं। वेरी नाइस। देखिए, किडनी बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड, किडनी सिटी स्कैन, ये बहुत एडवांस टेस्ट है। अगर ये 2 टेस्ट भी आप कर लोगे तो 90-95% केसेस में आपको किडनी की प्रॉब्लम का डायग्नोसिस मिल जाएगा। और ये टेस्ट भी बहुत आसानी से ये उपलब्ध बिल्कुल हैं। आप रूरल एरिया में, मतलब मैं रिमोट एरियाज में भी ये टेस्ट अवेलेबल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने कहा कि 70-80% लोग अपनी बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाते, बहुत एडवांस स्टेजेस तक चले जाते हैं। तो इसका मतलब इस डिज़ीज़ का बर्डन भी बहुत होगा, एक आइसबर्ग इफ़ेक्ट की तरह, जो हम बोलते हैं कि कुछ पेशेंट ऊपर, मैक्सिमम पेशेंट्स हमें दिखते भी नहीं। तो इस बीमारी की प्रेवलेंस भी बहुत ज़्यादा होगी, किडनी की जो प्रॉब्लम है। बहुत सही बात कही है आपने। देखिए, अगर मैं प्रेवलेंस की बात करूं जी, तो 850 मिलियन या 85 करोड़ लोगों को ये बीमारी है वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में अगर मैं डेटा की बात करूं तो इसका प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 17% के आसपास है। 17% लोगों यानी को, हर 6 में से एक इंडियन, एक भारतीय, एक व्यक्ति, हर 6 में से एक व्यक्ति को CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज या किडनी का प्रॉब्लम है। यानी कि 150 में से 25 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। बिल्कुल। और उन्हें पता भी नहीं होगा बहुत लोगों को। और ये जो नंबर्स है, अगर आप कैंसर, डायबिटीज़ और HIV का नंबर कंबाइन कर लोगे ना, उससे भी ज़्यादा नंबर है। तो किडनी की प्रॉब्लम बहुत अनकॉमन नहीं है। जी। पहले जैसे मुझे लगता है शायद मेरे बचपन में मैंने बहुत रेयरली सुना था घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, पर आजकल आप देखेंगे ना, बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। लोग डायलिसिस कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं। जी। इसका कारण? इसका कारण है, देखिए, मैं 2 कारण तो इसमें मेन रखता हूँ।
डायबिटीज़ जिसको हाई ब्लड शुगर बोलते हैं, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जी। ये दो बहुत इसके मेजर रीज़न हैं। जी पर इसके अलावा भी अब नए नए कॉजेज़, जैसे एक ओबेसिटी जी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। जी विदाउट ब्लड प्रेशर, विदाउट डायबिटीज़, अगर आप सिंपली ओबेस भी हैं जी तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आपको ये किडनी का इशू हो सकता है। जी। और कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि जिम जाने वालों में या जिम के लिए जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं उनको खाने वालों में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ऐसा भी कुछ है? देखिए, मुझे खुद को भी जिम जाने का बहुत शौक है और मैं बताता हूँ ये बहुत बड़ा मिथ है। जी। हम दो पार्ट में बात करेंगे इसकी। एक आदमी जो बिल्कुल हेल्दी है, जिसकी किडनीज में कोई इशू नहीं है, अभी बात ये आती है कि वो कितना प्रोटीन ले कि उसकी किडनी के लिए सेफ़ हो। जी। तो अगर मैं रिसर्च या पेपर्स की बात करूं तो ADA, अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन, और ISSN, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने तो 2.2 ग्राम पर केजी पर डे, मतलब अपनी बॉडी वेट से 2 टाइम्स भी अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो वो सेफ़ है। ये सेफ लिमिट है? सेफ लिमिट है। एंड देयर आर फ्यू पेपर्स, जी। जैसे एक 2016 में एंटोनियो एटॉल ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने एथलीट्स को 3.3 ग्राम पर केजी पर डे तक भी प्रोटीन दिया है, या अपनी बॉडी वेट का 3 टाइम्स प्रोटीन भी दिया है। फॉर 1 ईयर इट वाज वेरी सेफ। सो मुझे नहीं लगता कि हेल्दी पर्सन के लिए किसी भी तरह का प्रोटीन इंटेक, हाई प्रोटीन इंटेक किडनी के लिए कोई इशू है। जी। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर हम बात करें वो लोग जिनको किडनी का इशू स्टार्ट हो चुका है, उनके लिए इस तरह के सप्लीमेंट्स इज़ नॉट गुड। जी। उनके लिए हमने मॉडरेशन रखा है। देखिए, जो सबसे बड़ा मिथ है किडनी को लेके कि किडनी पेशेंट को भी अगर आप प्रोटीन नहीं देंगे ना तो एंड ऑफ द डे उनकी हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगी। सही आप सप्लीमेंट मत करें। जी। आपकी सेफ लिमिट, अगर आप, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक ऑन एन एवरेज आदमी को कितना प्रोटीन चाहिए डेली हेल्दी रहने के लिए? 1 ग्राम 0.8 to 1 ग्राम। ये जो WHO का रिकमेंडेशन है, ICMR का रिकमेंडेशन यही है। और CKD के लिए पता है क्या रिकमेंडेशन है? 0.6 to 0.8। तो 0.8 यहाँ कॉमन नंबर है। तो कहने का मतलब है एक CKD का पेशेंट हेल्दी आदमी के बराबर भी अगर प्रोटीन लेता है तो उसकी किडनीज में कोई इशू नहीं आएगा। मॉडरेशन इज द की। जी जी। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति किडनी का मरीज़ है तो इंडियन डाइट तो वैसे भी हम प्रोटीन पुअर मानते हैं, तो उसको अगर नॉर्मल इंडियन डाइट वो ले रहा है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं, कोई पेशेंट आता है तो कभी प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन नहीं करता। आई ओनली फोकस ऑन 2 थिंग्स कि सप्लीमेंट नहीं ले, और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स की तरफ हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। जी। भाई जो वेजिटेरियन इतने भी अपने रहते हैं, प्रोटीन इतना बायोलॉजिकल वैल्यू उसका हाई नहीं होता। जी। तो वी ट्राई, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर एगिटेरियन हैं, तो आप थोड़ा सा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन पे शिफ्ट होने की कोशिश करें। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी। और व्हाट अबाउट जिम यूज़? इन लोगों को आप जिम रेस्ट्रिक्शन पे भी लेके आते हैं कि आप जिम ना करें या किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप ना करें, ऐसा कुछ? ये भी बहुत बड़ा मिथ है। उल्टा है, अगर दे विल डू एक्सरसाइज, जिमिंग, अगर इनकी बॉडी अलाउ करती है जी, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द गुड हेल्थ। और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। कुछ लोग बहुत रूटीनली सेल्फ मेडिकेट करते हैं, यानी कि कोई पेट दर्द हुआ, जाकर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले ली। yes. और इनफैक्ट मैं को बोलना नहीं चाहिए, पर आई फील कि हम डॉक्टर्स में भी ये प्रॉब्लम है कि हम ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ PPIs करने लगे। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, साधारण भाषा में, लेमन भाषा में गैस की जो गोली है, उसको हम ओवर प्रिस्क्राइब करने लगे। वेरी ट्रू। हमारी कम्युनिटी इन जनरल, मेरा ऐसा फील करता हूँ कि ये वाली मेडिसिन बहुत ज़्यादा ओवर प्रिस्क्राइब करती है। PPIs और दर्द की जो मेडिसिन हैं, एक एज के बाद आई थिंक हर कोई व्यक्ति PPI, गैस की गोली या दर्द की गोली जिसको हम NSAID बोलते हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप में कभी कभी तो यूज़ करता ही है एक एज के बाद। yes. तो इन मेडिसिन के भी क्या किडनी पे कोई इफेक्ट होता है? देखो, पेन किलर के लिए तो आई थिंक बहुत से लोग जानते हैं कि पेन किलर कैन कॉज किडनी डैमेज। जी। आप लॉन्ग टर्म में अगर पेन किलर ले रहे हैं, अनरेगुलेटेड फॉर्म में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी थोड़ा सा, जिनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जी। जैसे डायबिटिक हो गए, हाई ब्लड प्रेशर वाले हो गए, थोड़ा बहुत इनका जैसे प्रोटीन लीक स्टार्ट हो गया है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है, तो उनमें क्या करेगा, ये वर्सनिंग ऑफ द किडनी प्रॉब्लम मतलब बहुत फास्ट कर देगा। जी जी। ठीक है। और सेम विद द PPI के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। जी। PPI नॉर्मल, देखो जो PPI है वो अलग तरह से किडनी डैमेज करता है, और जो पेन किलर अलग तरह से। जो PPI क्या करता है, एक तरह से एक एलर्जिक रिएक्शन से क्रिएट कर देता है किडनी के अंदर। ओके। एक इम्यून रिएक्शन सा क्रिएट कर देता है। जी जी।
उसका अटैक हुआ, रिकवरी भी होगी, आपको पता भी नहीं चला। जी रिपीटेड इस तरह के अटैक उस किडनी में चलते रहते हैं। जी इसको बोलते हैं हम एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, या सिंपल भाषा में किडनी में एक एलर्जिक रिएक्शन से स्टार्ट हो गया। पर मल्टीपल एपिसोड जब लॉन्ग टर्म में हम ये लेते रहते हैं एंटासिड्स या पीपीआईज, तो धीमे 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 करते करते ये किडनी को पूरी तरह से डैमेज भी कर सकते हैं। ठीक है। पेन किलर के लिए तो ये भी है कि एक बार आप छोड़ देंगे तो शायद किडनी रिकवर कर जाए कम्प्लीटली, जी पर पीपीआई में बहुत बार पूरी तरह से किडनी रिकवर भी नहीं करती। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर आप ये इस तरह की एंटासिड्स ले रहे हैं तो पहले तो डॉक्टर की आप सलाह से लें, और हो सके तो आप ज़रूरत है तो ही कंटिन्यू करें, अदरवाइज उसको इस तरह से नहीं लें जैसे कि आप रोज़ सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वैसे नहीं लें इसको। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में जितनी भी दवाइयाँ किसी ना किसी रूप में किडनी पर असर डालती हैं, और हर दवाई इम्पॉर्टेंट है कि अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही लेनी चाहिए। और आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू हम अपनी कम्युनिटी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ पीपीआईज का ओवर यूज़ बंद करिए, बंद करें। ये एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन पे पहुंच चुका है। 60 साल के बाद तो मेरे को लगता है कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति डेली बेसिस पर मॉर्निंग में उठते ही एक वो गैस की गोली, तो वो चीज़ आपकी बोन्स के लिए, आपकी किडनी के लिए सही नहीं है। तो सर आगे बात करते हैं कि आपने बोला सप्लीमेंट्स एक लिमिट तक सेफ़ हैं, 2.2 ग्राम पर केजी का आपने लिमिट बताया। जैसे कि मैं अगर 70 किलो मेरा वेट है तो 160 to 180 ग्राम तक मैं आराम से जा सकता हूँ प्रोटीन इंटेक। और एक किडनी पेशेंट जो है वो अगर 70 किलो का है तो उसका इंटेक आप प्रोटीन का रेस्ट्रिक्ट करेंगे अबाउट 50-55 ग्राम्स पर डे पर। बिल्कुल सही बात बोली आपने। और एक नॉर्मल इंडियन डाइट अगर आप लेंगे तो क्या 50 ग्राम्स तक पहुंच जाती है? हार्डली हम लोग अपनी बॉडी वेट का हाफ प्रोटीन भी नहीं लेते डेली, हाफ प्रोटीन भी नहीं लेते हम लोग जी। हमारी डाइट एब्सोल्युटली प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है जी, एब्सोल्युटली प्रोटीन डेफिशिएंट। इसलिए अगर देखो बहुत बार क्या होता है, एक पेशेंट डॉक्टर दिखाया दाल बंद कर दो, किडनी पेशेंट की स्पेशली बात कर रहा हूँ, दाल बंद कर दो प्रोटीन, एंड लॉन्ग टर्म में क्या होता है इस तरह के पेशेंट ना सीवियर मसल वेस्टिंग के साथ आते हैं। देखो इनिशियली तो इनका हो सकता है आरएफटी या इनका क्रेटिन स्टेबल हो जाए, जी जी, आपको रिपोर्ट में देख के बहुत अच्छा लगेगा, अरे मेरा क्रेटिन कम हो रहा है, डॉक्टर इज़ वेरी नाइस जी। पर ओवर द टाइम क्या होता है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से ये किडनी की डिजीज़ का प्रोग्रेशन और फास्ट हो जाता है जी। ये पेशेंट ज़्यादा इन्फेक्शन लगता है इनको, इनकी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, इनकी मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा है, और इवेंचुअली ये लोग जल्दी डायलिसिस पे या ट्रांसप्लांट पे पहुँचते हैं। और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को भी अच्छे से ये लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। तो प्रोटीन का जो डाइट का जो रोल है ना किडनी पेशेंट्स में, मुझे लगता है मेडिसिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे लगता है हाईली इग्नोर्ड एरिया है ये। जी जी। तो डॉक्टर को भी ध्यान देना चाहिए और पेशेंट को भी फोकस होना चाहिए यार कि मैं अपना प्रोटीन बंद नहीं करूँ जी। अच्छा कितनी बार पेशेंट मेरे पास आता है ना, उसको समझाने के बावजूद भी वो नहीं लेगा प्रोटीन कि यार पहले वाले डॉक्टर ने मना कर दिया, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस डॉक्टर, ही इज टेलिंग समथिंग अनयूजुअल। और जबकि जो पेशेंट अच्छा प्रोटीन खा रहा है ना उसका आप देखो प्रोग्रेशन भी स्लो है, वो रह भी आराम से रहा है, और इवेंचुअली जो उसका ट्रांजिशन होता है ना फ्रॉम किडनी डिजीज टू ट्रांसप्लांट या डायलिसिस वो बहुत स्मूथ होता है। जी जी जी। तो किडनी डिजीज़ जैसे किसी व्यक्ति को अगर हम डिटेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैं इस सवाल को 2 हिस्सों में बांटता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को आप पकड़ लेते हैं उस स्टेज में जब वो लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंचा है, यानी कि उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, वो 70 to 80% पेशेंट्स वाली कैटेगरी में है, उसकी किडनीज डैमेज होना स्टार्ट हुई हैं। एक तो ये पेशेंट है, और एक पेशेंट वो है जिसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं और उसको आंखों के आगे सूजन आने लगी है, या उसके बीपी फ्लक्चुएशंस आनी स्टार्ट हो गई हैं, एडवांस सिम्टम्स आ रहे हैं, या बोन्स खोखली हो गई हैं, इस टाइप के सिम्टम्स आने लगे हैं। तो इन दोनों पेशेंट्स को आप पकड़ते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी पेशेंट तो ब्लड टेस्ट से ही पकड़ा जाएगा और कोई तरीका नहीं है, और सेकंड कैटेगरी पेशेंट आपके पास फिजिशियन के पास चल के आएगा एंड वो लोग आपको रेफ़र करेंगे। तो दोनों कैटेगरी पेशेंट्स को किस तरीके से आप लोग ट्रीट करते हैं? बहुत डिटेल में नहीं, बट एक लेमैन के लिए जितना जानना ज़रूरी है, जस्ट वॉक अस थ्रू इट। देखिए डॉक्टर अनुपम, हमने किडनी डिजीज़ को एक स्टेजेस में, CKD को हमने एक स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। 1, 2 को हम लोग नहीं देखते, स्टेज 3 और 4 लगभग मैं मानता हूँ कि भी लेस देन एडवांस स्टेज है। स्टेज 3 और 4 का पेशेंट जब हमारे पास आता है ना, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम, हमारे पास बहुत अच्छा चांस होता है कि इस बीमारी को हम लोग स्टैटिक कर लें, इसका प्रोग्रेशन स्लो करते हैं। जी। तो देयर आर
लाइफस्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइट एंड एक्सरसाइज। इसके अलावा देयर आर सर्टेन मेडिकेशन ऑल्सो जी जो इस डिजीज़ को बहुत हद तक हॉल्ट कर सकता है, इसको स्टैग्नेट कर सकता है, इसका प्रोग्रेशन स्लो कर सकता है। जी जी फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट लेते हैं अपन, जी उसका क्या क्रेटिनिन तो नॉर्मल है, प्रोटीन लीक स्टार्ट हो गया है। ये प्रोटीन लीक उसका फर्स्ट साइन सिम्टम है किडनी प्रॉब्लम का। जी आप अब तो इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई जो प्रोटीन लीक को गायब कर देती है। जी एक बार प्रोटीन लीक आपने फिक्स कर दिया जी तो देयर इज़ वेरी वेरी रेयर चांस कि ये पेशेंट कभी सीकेडी में प्रोग्रेशन करेगा। जी और आपने अगर यहीं पे ये चांस मिस कर दिया तो इवेंचुअली वो क्रेटिनिन बढ़ेगा, ही विल गो टुवर्ड्स द डायलिसिस। जी जी तो अर्ली स्टेजेस में अगर पेशेंट आता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स कि अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए किडनी डिजीज़ को तो हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, एंड नॉट नेसेसरली कि वो पेशेंट आगे जाके किसी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की स्टेज पे पहुंचेगा। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ें, जो कि ओनली एंड ओनली रूटीन टेस्टिंग से संभव है। यस सर, व्हाट अबाउट द एडवांस्ड कैटेगरी? देखो एडवांस कैटेगरी में हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर विल गो फॉर द डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जी डायलिसिस क्या है? डायलिसिस इज आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर किडनी काम नहीं करेगी तो किडनी का काम कौन करेगा? जी आप हर कोई आदमी किडनी ट्रांसप्लांट तो करा नहीं सकता, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रिज। जी आप ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे, आपको भी जीवन तो जीना ही है। जी जी तो डायलिसिस ऑन एन एवरेज हम लोग, अगर मैं हीमोडायलिसिस की बात करूं जिसको हम खून का डायलिसिस बोलते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर होता है। आप वीक में आएंगे 2 से 3 बार हॉस्पिटल में, और मशीन होती है इसके लिए, 4 घंटे वो सेशन चलता है। तो 4 घंटे आपने डायलिसिस किया तो अगले 2 से 3 दिन आपके अच्छे निकलेंगे, फिर वापस से टॉक्सिन आपका बॉडी में कलेक्ट होगा, इकट्ठा होगा, फिर वापस से आपको ये डायलिसिस करना है। जी और दूसरा ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। जी जी तो ये मशीन एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है और खून को साफ करने का काम करती है। तो खून साफ करने का काम जो किडनी कर रही थी, जो हमारी मल्टीटास्किंग मदर कर रही थी, वो काम अब एक आर्टिफिशियल मशीन कर। पर आप देखिए मशीन जो काम कर रही है वो 4 घंटे ही कर रही है, वो भी 3 दिन में 2 दिन में, और किडनी 24 घंटे वो काम कर रही थी। जी तो बट फिर भी डायलिसिस करने के बाद भी आपकी क्वालिटी, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप अपना अच्छी क्वालिटी के डायलिसिस से भी। देखो लोगों को पहले क्या लगता है, डायलिसिस से डेथ सेंटेंस, डायलिसिस पे आगे अब तो हमारा जीवन चलेगा ही नहीं आगे। ऐसा नहीं है, लोग डायलिसिस पे भी एक्टिव हैं। अच्छी क्वालिटी का अगर आप डायलिसिस करते हैं, आप अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपना जो है जीवन निकाल सकते हैं। जी जी और कोई व्यक्ति अगर डायलिसिस से भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, या डायलिसिस पे भी उसको फ़ायदा आना बंद हो जाए, या फिर वो बोले कि मैं अब इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसे पेशेंट्स के लिए कोई और ऑप्शन? बट ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जी डायलिसिस से अगर आपको छुटकारा चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सर मैं आपसे कुछ मिथ्स पूछना चाहूँगा किडनी डिजीज़ को लेके, जो कि बहुत हाईली प्रेवलेंट है। मैं देखता हूँ हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी शादी फंक्शन में, लोग बहुत किडनी के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो मुझे लगता है कि एक जनरल मिथ बन गई है सोसाइटी में। तो लेट्स डू सम मिथ बस्टर्स विद यू। सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई इज, कैन CKD cause early symptoms, and can it be detected just by symptoms at a early phase? मैं देखो पहले ही बताया है कि 90% लोगों को 70-80% किडनी डैमेज हो है तब तक भी कोई साइन सिम्टम नहीं आता। तो आई वुड सजेस्ट अर्ली टेस्टिंग इज़ द की। साइन सिम्टम बेस पे इसका डायग्नोसिस नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि किडनी की प्रॉब्लम मेरे को एक पर्टिकुलर एज के बाद ही होगी। क्या ये सच है? क्या यंग लोग को, जवान लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती? बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती? अर्लियर आई हैड द सेम नोशन कि ये ओल्ड एज इलनेस है, बट अभी सारी एजेस में किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जी यू सरप्राइज टू नो दैट कि 30-40 ईयर के लोग तो बहुत इजीली किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहे हैं। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के अलावा भी बहुत सारी इलनेसेस हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जेनेटिक इलनेसेस है जो यंग एज में हो जाती है। तो CKD किसी भी एज में हो सकता है। CKD की अब कोई ओल्ड एज वाला क्राइटेरिया नहीं रहा है। जी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को क्योर कर सकती हैं, पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं? बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसी कोई दवाई नहीं आती जो क्रेटिनिन को कम कर दे या आपकी GFR को इम्प्रूव कर दे। देखिए किडनी ख़राब होने का रीज़न ही डायरेक्ट नहीं है। अगर कोई डायरेक्ट ऐसी कोई है तो नहीं कि दवाई किडनी के अंदर जाएगी और फिल्टर को रिपेयर कर देगी। आप अपना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब कंट्रोल रखें, लाइफस्टाइल अच्छे से फोकस करें, तो ही आपका किडनी प्रॉब्लम स्टेबल हो सकता है। इस तरह की अगर कोई दवाई के लिए अगर कोई कहता भी है तो फॉल्स क्लेम है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है हमें।
ठीक है। कुछ लोग सवेरे उठते ही 4 लीटर पानी पी लेते हैं और थ्रू आउट द डे खूब सारा पानी पीते रहते हैं, ये सोच के कि मेरी किडनी ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा अच्छे से फ्लश करेगी। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ऑन एन एवरेज रिक्वायरमेंट वाटर की हम लोग बोलते हैं 2 to 3 लीटर वाटर पर डे रहें आप हेल्दी किडनीज़ के लिए। इसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होना, ठीक है। हो सकता है बार बार यूरिन जाने की आपको आदत और लग जाए, अदरवाइज इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही पीना, उतना ही पानी, एक्सेस नहीं पीना, एक्सेस में पीने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, हर्बल मेडिसिन हैं जो कि किडनी डिजीज़ को पूरी तरह क्योर कर सकती हैं, या फिर वो पूरी तरह किडनी सेफ हैं और उनको लाइफ लॉन्ग लिया जा सकता है, ऐसा कुछ? देखो, इंडिजिनस मेडिकेशंस का अपना अलग कंपोजिशन है। कुछ जैसे कुछ मेडिसिन में हमने ही पेपर पढ़े कि मेटल होता है, तो कुछ मेडिसिन तो आपकी किडनी को इवन डैमेज भी कर सकती है सेफ होने की बजाय। जी। तो जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, पहले तो एक्सपर्ट से, मैं कह रहा हूँ कोई सी भी पैथी की मेडिसिन लें, आप उसके एक्सपर्ट से लें, उसके एक्सपर्ट से बात करके लें। अभी तक किसी भी पैथी में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई है जो किडनी इलनेसेस को या CKD को क्योर कर दे। ये फॉल्स क्लेम है। जी। लास्ट मिथ बस्टर जो मेरा फेवरेट है, लोगों को ऐसा लगता है कि अल्कोहल पीने से या बियर ज़्यादा पीने से उनकी किडनी फ्लश होती रहेगी और उनको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम नहीं बनेगी। नहीं, देखिए, अल्कोहल या बियर इज ए डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब आपको यूरिन ज़्यादा आएगा जी, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन से उल्टा क्या होगा, आपका स्टोन फॉर्मेशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा जी। तो इसको बिल्कुल गलत तरीके से लिंक किया हुआ है। अल्कोहल इज डेंजरस फॉर द किडनी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर खत्म कर देगा, आपको डिहाइड्रेट कर देगा। तो इवेंचुअली अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर द किडनी इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। जी, ठीक है। तो अब हम सेकंड सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट में हम डेडिकेटेडली बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट्स के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता। और बहुत बार लोग ऑनलाइन जाते हैं, सर्च करते हैं, उनको गाइडेंस सही से नहीं मिल पाती है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम उन लोगों तक एक ब्रिज बनना चाहते हैं, एक ज़रिया बनना चाहते हैं कि उन लोगों तक ये नॉलेज पहुंच पाए। श्योर। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, डॉक्टर जितेंद्र। तो किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत किसको पड़ती है? जैसे मैंने बताया कि एडवांस स्टेज में पेशेंट आता है आपका, स्टेज 5 या उससे ऊपर जब जाता है तो नॉर्मली हम लोग डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन देते हैं जी। तो ये स्टेज 5 वाले जितनी पेशेंट है जिनका फिल्ट्रेशन लेस देन 15% हो गया है, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, इनके ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता होगा, और आप जैसे कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी 15% के नीचे आ गई, यानी कि किडनी भी काम करना बंद कर गई और उसका जो बाय प्रोडक्ट क्रिएटिनिन है वो बढ़ने लग गया ब्लड में। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अब पेशेंट को डायलिसिस पे जाना चाहिए, और डायलिसिस एक टेम्पररी मेजर माने और ट्रांसप्लांट एक परमानेंट मेजर। तो आप हमेशा पेशेंट को यही काउंसिल करेंगे कि भाई ट्रांसप्लांट हो जाए तो बेहतर? देखिए, ट्राई तो यही रहता है कि देखो, ट्रांसप्लांट इज़ ऑलवेज बेटर देन द डायलिसिस जी, है ना। अगर मैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात करूँ, क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपका जो लाइफ स्पैन होता है वो डायलिसिस पे इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद होगा जी जी जी। दूसरी क्वालिटी की हम बात करते हैं। देखिए, डायलिसिस में ऐसा नहीं है, आजकल क्वालिटी डायलिसिस हो रहा है, बट फिर भी ट्रांसप्लांट होने के बाद आपका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा जी। आपका एक फ्रीडम रहेगा, हॉस्पिटल बार बार आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यू कैन रिज्यूम योर वर्क ऑल्सो। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों इंप्रूव होती है ट्रांसप्लांट्स में। ट्रांसप्लांट्स के लिए क्या क्या टाइप्स होते हैं, किन तरह के लोगों को ट्रांसप्लांट्स हम दे सकते हैं और देता कौन है? तो प्रैक्टिकली अब हम ट्रांसप्लांट की टाइप की बात करते हैं पहले जी। देखो, मोटे रूप से ट्रांसप्लांट 2 तरह का होता है, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट एंड दूसरा होता है डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट, जिसको हम कैडेवर ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं जी। लिविंग डोनर जैसे नाम बता रहे हैं कि डोनर लाइव है जी, आपका कोई फैमिली मेम्बर है वो किडनी डोनेट कर सकता है जी। और दूसरे जो ट्रांसप्लांट होता है जिसको हम कैडेवरिक ट्रांसप्लांट या डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, उसमें जो किडनी होती है वो ब्रेन डेथ डोनर से आती है। ब्रेन डेथ से। सो ब्रेन डेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए प्लीज। देखिए, अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके लिए व्हाट डू यू मीन बाय डेथ? जब हार्ट और ब्रेन एक्टिविटी जब रुक जाए, हार्ट एक्टिविटी रुक जाए जी। जब किसी की हार्ट एक्टिविटी रुक जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि आदमी की डेथ हो चुकी है जी। ईसीजी फ्लैटलाइन, सारी मूवीज में वही दिखाया जाता है। यस। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका हार्ट तो काम कर रहा है पर आपके ब्रेन के फंक्शन कंप्लीटली जा चुके हैं
जी मेनली ब्रेन स्टेम होता है, उसके फंक्शन जा चुके हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेन डेथ। जी तो ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि ब्रेन डेथ वाला पेशेंट वापस से कभी ज़िंदा नहीं होगा, इवेंचुअली वो कार्डियक डेथ में ही जाएगा। तो ये पेशेंट वो पेशेंट हैं जो वेंटिलेटर पे अपने दिन गुजारते रहते Yes. हैं और अल्टीमेटली उनका हार्ट एक दिन स्टॉप हो जाता है और फिर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता यस, देखो सारे वेंटिलेटर वाले पेशेंट की बात नहीं कर रहा, जी। मोस्टली ये सारे पेशेंट ट्रॉमा पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली एक्सीडेंट्स में आए होते हैं। जी दूसरा जिसको सीवीए, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, हम्म। ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन में कोई बड़ा सा क्लॉट बन गया है, हम्म। तो इस तरह के पेशेंट्स में क्या होता है कि ब्रेन बहुत जल्दी से फंक्शन करना बंद कर देता है, पर हार्ट उसका काम करता रहता है। हम्म। तो ब्रेन स्टेम के फंक्शन जब एक बार खत्म हो गए तो इवेंचुअली ब्रेन जब काम नहीं कर रहा तो वो आदमी ब्रेन डेथ हो चुका है और इवेंचुअली वो अब कार्डियक डेथ में ही जाएगा। जी बट ये ब्रेन डेथ से कार्डियक डेथ के बीच का जो टाइम होता है, यही टाइम होता है जब हम फैमिली से बात करते हैं, फैमिली एग्री करती है तो हम ऑर्गन रिट्रीव कर सकते हैं। जी जी तो ये आई थिंक बहुत एक एलियन कॉन्सेप्ट होगा हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे कि एक टाइम विंडो होती है जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है और हार्ट काम करना बंद कर देता है। इस दौरान हम पेशेंट का ऑर्गन निकाल के उसको ट्रांसप्लांट की तरह एक दूसरे व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये आई थिंक सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा दान है जो आप कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से। तो ब्रेन डेथ के लिए कई सारे टेस्ट होते हैं, हमें भी पढ़ाया गया था कि किस तरीके से चेक किया जा सकता है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट अभी भी इंडियन लॉ के मुताबिक बहुत वीक है, बहुत ग्रे जोन्स हैं इसमें। डेफिनेटली। तो जैसे इंडिया की जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स की रेट्स हैं डेफिनेटली वो कम होंगी वैसे से। तो क्या रेट्स हैं हमारी, कितने ट्रांसप्लांट हो जाते होंगे एक साल में? तो अगर मैं देखिए रेट को हमेशा PMP में हम देखते हैं, पॉपुलेशन पर मिलियन पॉपुलेशन, PMP। जी। तो 10 लाख में से कितना डोनेशन आ रहा है, तो हमारा ये इंडिया का बाई एंड लार्ज जो रेट है वो 0.65 है। 0.65 मतलब हम एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी 10 लाख लोगों पे नहीं कर पा रहे। और वेस्टर्न वाले US है, स्पेन है, इनका पता है कितना है? जी 40-40। सो वो लोग 10 लाख पॉपुलेशन पे 40 ट्रांसप्लांट्स निकाल पा रहे हैं और हम लोग अभी एक तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी। तो वहाँ पे जो ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट है वो लोगों को ज़्यादा पता है या कोई और भी कारण है कि वहाँ के लोग ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स में विश्वास रखते हैं? आई थिंक 2 रीज़न है इसके मेन जो मुझे लगते हैं। पहले तो सिस्टम ऑप्ट-इन, आपने ऑप्ट-इन ऑप्ट आउट सिस्टम के बारे में शायद सुना नहीं होगा। हमारा सिस्टम है ऑप्ट इन करने का, वहाँ ऑप्ट आउट सिस्टम है। ऑप्ट आउट का मतलब ये होता है कि इफ़ यू आर ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन अगर आपका हो गया तो योर ऑर्गन इज़ द बेसिकली इज़ द नाउ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंट्री, इट्स अ गवर्नमेंट। जी। आपको उस सिस्टम में ऑप्ट आउट नहीं देना है तो ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। वो मान के चलते हैं ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन हुआ तो अब डोनेशन होगा ही होगा। जी। हमारे यहाँ ऑप्ट इन सिस्टम है, अगर ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन भी हो गया है तो जब तक फैमिली की कंसेंट नहीं मिलती है अच्छे से, हम लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए नहीं जा सकते। तो ये ऑप्ट आउट ऑप्ट इन सिस्टम के कारण एक बार तो हम पीछे चल रहे हैं। दूसरा ये कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन डेथ। जी। भाई आदमी को देखिए जनरल पब्लिक का बड़ा है ना, एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है। पहले तो ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन हर कोई नहीं कर सकता। आपको ये जो ट्रांसप्लांट एक्ट है उसके अंदर आपका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होने के बाद इसका एक तरीका होता है। जी। 4 पैनल, एक पैनल में 4 डॉक्टर्स होते हैं, जैसे एक आरएमओ होगा, एक न्यूरो सर्जन, एक न्यूरो फिजिशियन, एक आपका इंटेंसिविस्ट होगा और एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर होगा या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो सकता है। ये 4 लोग मिल के सीरीज ऑफ रन टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही ये ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन करते हैं। वो ये टेस्ट भी वो 2 बार करते हैं 6 घंटे के डिफरेंस में। जी। तो आप देखो ये प्रोसेस बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत इलेबोरेट प्रोसेस, बहुत इलेबोरेट प्रोसेस है। उसके बाद ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन होता है, बट उस सबसे पहले होना चाहिए आपका हॉस्पिटल रजिस्टर होना चाहिए इस चीज़ के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी और ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन के लिए। तो इंडिया में या बात करते हैं हम राजस्थान की, कितने हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड होंगे? बहुत ज़्यादा नहीं, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, मुझे लगता है 14-15 से ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं होंगे जो इस चीज़ के लिए रजिस्टर्ड होंगे। तो ये तो बात हो गई सर कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स की, कि जो लोग ब्रेन डेथ के थ्रू गुजर चुके हैं उनका ऑर्गन हम रिट्रीव करके किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट कर दें। व्हाट अबाउट लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स, जो कि हम ज़्यादा कॉमनली सुनते हैं कि किसी को प्रॉब्लम हुई और उनके किसी फैमिली रिलेटिव ने उनको किडनी डोनेट करी है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रा हमें समझाइए। देखिए लिविंग डोनर का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हु कैन डोनेट द किडनी, कौन दे सकता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 तरह की फिटनेस मैं बताता हूँ सोसाइटी में, एक होती है लीगल फिटनेस और एक होती है मेडिकल फिटनेस।
ठीक है। लीगल फिटनेस में पहले हम बात करते हैं एज की। जो लिविंग डोनर है उसका एज 18 या 18 से ऊपर का ही होना चाहिए। मेजर कैन ओनली डोनेट द किडनी, माइनर किडनी डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है। भले फैमिली रेडी हो कि नहीं हो, माइनर कैन नॉट डोनेट द लिविंग डोनेशन में। ठीक है। दूसरी बात रहती है कि किस कैटेगरी में आप फिट बैठते हो डोनेशन की। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ डोनेशन। अपन कैटेगरी 1 की बात करते हैं, नियर रिलेटिव। नियर रिलेटिव जैसे चलो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मुझे मेरे दादा दादी, नाना नानी जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, मेरे पेरेंट्स माता पिता, या फिर मेरे बच्चे, ये सब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं। तो ये अपनी कैटेगरी ऑफ 1 ट्रांसप्लांट आ गया, जिसमें आपका नियर रिलेटिव या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आपका किडनी आप उसको किडनी डोनेट कर सकते हो। ठीक है। कैटेगरी 2 में आती है स्पाउस, आपकी वाइफ जी। अच्छा, हस्बैंड वाइफ को कर सकता है, वाइफ हस्बैंड को भी कर सकती है जी। बट अभी भी क्या है कि स्पाउजल डोनेशन में मैरिज का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए ये कहीं भी कंफर्म नहीं है। स्टेट अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपने कोई कहता है 2 साल की मैरिज भी वैलिड है, कोई 5 साल की, कोई 7 साल की मांगता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है यूनिफॉर्म लॉ में आनी चाहिए कि भी इतनी ड्यूरेशन ऑफ मैरिज के बाद ही डोनेशन पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है। स्पेशली वाइफ्स के लिए, क्योंकि फीमेल डोनर्स पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। जी। अब थर्ड कैटेगरी आती है जो बहुत ही ग्रे कैटेगरी है, वो है अदर देन नियर रिलेटिव्स। उसमें आप पूरी तरह से ओपन है। उसमें जैसे कि कॉमनली, जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो जैसे आपके चाचा चाची हैं, मामा मामी हैं, आपके कजन ब्रदर सिस्टर हैं, तो दे आर अलाउड फॉर द डोनेशन। पर ये कितना एक्सटेंड तक जाता है कैटेगरी 3 किसी को नहीं पता। ये भी स्टेट, हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट। सब स्टेट ने अपने अपने हिसाब से लॉ बना रखे हैं। तो फ्रेंड्स भी डोनेट कर सकते हैं? देखिए ये बड़ा है ना ग्रे एरिया है, मतलब मोस्टली तो जो ट्रांसप्लांट अथॉरिटीज़ है इसको अलाउ नहीं करती है। वो दे आर स्टिकिंग टू द कि भी या तो नियर हो या फिर स्पाउस हो, या फिर अदर देन नियर में भी बात करें तो बहुत दूर तक वो अलाउ नहीं करते। जी जी। क्योंकि इसके लिए कोई डिफाइंड कोई गाइडलाइंस या लॉ तो है नहीं जी। ये कैटेगरी बहुत ब्रॉड कैटेगरी है जी। तो गवर्नमेंट को भी लॉज के रिगार्डिंग थोड़ी सी क्लैरिटी लानी चाहिए कि आई थिंक ओवर द टाइम कुछ इस पे काम होना चाहिए लॉ पे, जिससे कि एटलीस्ट डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स को एक प्रॉपर डायरेक्टिव मिले भी किसकी किडनी लेनी है या किससे डोनेशन करवाना है या नहीं करवाना है। जी जी। तो ये तो लीगल एस्पेक्ट हो गया सर कि कौन सी कैटेगरीज हैं। अब मेडिकल फिटनेस, देखो मेडिकल फिटनेस में सबसे पहले तो डोनर शुड हैव 2 हेल्दी किडनीज जी। और कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह की स्टोन है या सिस्ट है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम किडनी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब किडनी के बाहर की बात करते हैं तो किसी भी तरह का कोई मेटाबॉलिक इलनेस जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इससे फ्री होना चाहिए बॉडी। जी। दूसरी बात करते हैं किसी तरह का क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं हो, जैसे कोई टीबी चला रहा है, कोई HIV, हेपेटाइटिस बी, इससे फ्री हो। और थर्ड कैंसर। तो डोनर की जो स्क्रीनिंग होती है ना वो रेसिपेंट से कहीं ज़्यादा होती है। डोनर के टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं रेसिपेंट के कंपैरिजन में। जी जी जी। और सीरीज ऑफ बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद डोनर का सिलेक्शन किया जाता है। देखिए ट्रांसप्लांट का एक रूल है, फर्स्ट डोनर सेफ्टी। जी। डोनर सेफ्टी नहीं है तो कोई भी ट्रांसप्लांट सर्जन या फिजिशियन उस ट्रांसप्लांट में नहीं जाएगा आगे। सही बात है। तो प्राइमम नॉन नेसेयर वाला जो हमारा सेम अपना कॉन्सेप्ट होता है। जी जी। तो डोनर की जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। आपने बताया कि डोनर को कई सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है कि उसको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए और कुछ भी किडनी इश्यूज नहीं होने चाहिए, जिसके बाद ही वो डोनेशन के लिए एलिजिबल है। और भी एलिजिबिलिटी HLA मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग भी हम करते हैं। देखिए HLA मैचिंग और ब्लड, पहले तो HLA मैचिंग के लिए बात करूँगा मैं कि HLA मैच हम लोग करते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके ठीक है। अगर रिलेशनशिप दूसरा होता है HLA से आप ट्रांसप्लांट का फ्यूचर पता लगा सकते हैं। जितना अच्छा HLA मैच है उतना ट्रांसप्लांट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में सक्सेस रहेगा। ठीक है। ठीक है। एक तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट की बात होगी। मान लो कि आज मेरा ब्रदर है, वो कैसे पता लगे हम दोनों का HLA मैच करके लगेगा, या मैं अपने फादर को दे रहा हूँ तो मेरे फादर और मेरे बीच में HLA होगा, वो मैच होना चाहिए, तभी मैं सन बनूंगा और वो फादर रहेंगे। जी। एक तो लीगल एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट हो गया क्लिनिकल कि HLA मैच जितना अच्छा है उतनी किडनी लॉन्ग टर्म में अच्छा काम करेगी। बट HLA मैच अच्छा नहीं है उसके बाद भी ट्रांसप्लांट रुकना नहीं है, वो तो करना ही है। जैसे कैडेवर की बात करता हूँ तो कैडेवर तो अननोन डोनर है, या आपकी वाइफ एक अननोन डोनर है, उसका आपका HLA कैसे मैच करेगा? जी। बट आजकल इतनी एडवांस ड्रग आ गई है, इतने एडवांस इंडक्शन एजेंट्स आ गए हैं, तो HLA मैच का मैच नहीं होना है या मिस मैच कोई अब रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट नहीं रहा। ये कोई रुकावट नहीं है, ये कोई हर्डल नहीं है। जी जी। तो मेनली बस जो हमें चाहिए वो ये है कि हमारा कोई रिलेटिव हो और वो फिट हो। ये एक
समराइज हाँ। करके हम ऐसा बोल सकते दूसरी बात आपने ब्लड ग्रुप की करी है। हैं। अर्लियर क्या था, जैसे कुछ साल पहले की बात करूँ, मैं 1 डेकेड पहले की बात करता हूँ, तो ब्लड ग्रुप मैच वाज द एब्सोल्यूट क्राइटेरिया, पर अब ऐसा नहीं है। जी। ब्लड ग्रुप मिसमैच में भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। इसको हम लोग एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, या सिंपलर वर्ड्स में ब्लड ग्रुप मिसमैच ट्रांसप्लांट। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा ब्लड ग्रुप ए है और आपका ब्लड ग्रुप बी है। जी जी ठीक है, अभी क्या है कि देखा जाए तो आप मुझे किडनी डोनेट एक्चुअल में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर जी, सकते? जी। क्योंकि मेरी बॉडी में आपके ब्लड ग्रुप के लिए नेचुरली Antibodies। एंटीबॉडीज बनी हुई है। जी। बट आजकल क्या है कि इस एंटीबॉडी को मेजर कर सकते हैं, हाँ, प्लस देयर आर सर्टन ट्रीटमेंट जिससे एंटीबॉडी का लेवल हम बहुत डाउन कर सकते डाउन भी ले हैं। जा तो मैं आपकी बी की किडनी भी ले सकता हूँ। जी ये स्पेसिफिकली ओ डोनर्स के, ओ रेसिपिएंट्स के साथ बहुत कॉमन है। ओ वालों को अगर ओ डोनर नहीं मिलता है ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, इसको हम कहते हैं स्वैप ट्रांसप्लांट या पेयर किडनी डोनेशन। फिर अभी एग्जांपल लेते हैं, मैं ए रेसिपेंट हूँ, आप बी ब्लड ग्रुप के रेसिपेंट हैं। ठीक है। अभी क्या है कि मेरे घर में क्या है, ए डोनर है ही नहीं, बी का डोनर है, और आपके घर में क्या है, ए का डोनर है। जी। तो आपका डोनर मुझे किडनी डोनेट कर देगा और मेरा डोनर आपको दे देगा। ओके। तो इस तरह से हमने स्वैप कर लिया। स्वैप किसका किया? डोनर्स का किया। ठीक है। तो हमारी दोनों की समस्या, और ये लीगली है, ऐसा नहीं कि हम कोई इलीगल कर रहे जी। हैं। ये थोटा जो 1994 एक्ट है हमारा, जो ट्रांसप्लांट एक्ट है, उसमें ये प्रोसेस लीगल है, एकदम इसको लीगल माना जाता है। ओके। सो इन अ नटशेल, अगर कोई हेल्दी रिलेटिव है आपका, हाँ। तो वो आपको किडनी किडनी डोनेट कर सकता है। पर फिर भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम केसेस में जो डोनर्स हैं वो फीमेल्स हैं और मेल डोनर्स बहुत कम हैं, स्पेशली हमारे देश में। ऐसा क्यों? देखिए, अगर फीमेल डोनर्स की बात करें, ऑलमोस्ट 70% जो डोनेशन आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन फीमेल डोनर से ही आता है। जी देखिए, सोसाइटी का आपको भी पता है हमारा फॉर्मेशन कैसा है, कैसा नहीं जी है। जी सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोसाइटी प्रेशर और लेस ऑटोनॉमी। फीमेल को डिसीजन मेकिंग का बहुत बार चांस ही नहीं मिलता। जी उनको बताया जाता है, उनसे पूछा नहीं जाता कि आपको ऑर्गन डोनेट करना है। जी ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये। दूसरा है कि भाई मैन आर ऑफन द ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली। जी तो उनको माना जाता है कि अगर ये ऑर्गन डोनेट कर देगा तो ये काम की इसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, ये काम नहीं जा पाएगा, ऑफिस छूट जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा। जी और हाउसवाइफ्स हैं तो चलो वो तो घर में ही हैं, उनका क्या होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में। जी 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 और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि भाई इमोशनल कनेक्ट। जी जो वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, दे आर मोर इमोशनली कनेक्टेड। जी ठीक है, तो उनका क्या होता है कि भाई इमोशनल एंगल के कारण दे टेंड टू डोनेट मोर। जी जी तो ये डिफरेंट रीजन, इसके कारण हमने देखा कि फीमेल डोनेशन हमारी कंट्री में तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज़? वहाँ डोनेशन रेट्स कैसे हैं? और कोई पर्टिकुलर प्रेवलेंस, पर्टिकुलर प्री डिस्पोजिशन है कि फीमेल्स में ज़्यादा या मेन में ज़्यादा? देखो, मैंने जैसे बताया कि हमारा कंट्री अभी भी लिविंग डोनेशन पे चल रहा है। बाहर की कंट्रीज तो कैडेवर पे चल रही हैं। सही बात। तो कैडेवर मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। हम्म। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है ओवर द टाइम हमारे को लिविंग से इस कैडेवरिक डोनेशन की तरफ आना चाहिए। तो सर, आपने कहा कि बहुत सारे लोग डोनेशन ये सोच के नहीं करते कि वो ब्रेड विनर्स हैं फैमिली के और उनको दिक्कत हो सकती है लॉन्ग टर्म में। क्या वास्तव में ऐसा है? डोनर जो है, क्या उसके हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं या उसको कोई भविष्य में फ्यूचर में कोई इश्यूज आने का खतरा ज़्यादा हो जाता है? देखो, किडनी डोनेशन को लेकर तरह तरह के मिथ हैं। जी। अपन किडनी डोनेशन के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं अभी कि भी क्या आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आ सकता है आफ्टर डोनेशन। ठीक है। सबसे पहले इमीडिएट रिस्क की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी ड्यूरिंग ऑपरेशन, कि ऑपरेशन के टाइम आपकी डेथ होने की क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो ये डेटा जो है 0.03% का है। ठीक है। अगर मैं बाकी ऑपरेशंस की बात करूँ, डेथ रेट की, मोर्टेलिटी रेट की, जैसे अपन एक अपेंडिक्स सर्जरी की बात करते हैं, ठीक है। वही 0.01 से 0.05% है। ठीक है। एक अगर आपने गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवाई है आज, जिसको अपन कहते हैं लैब कॉली कहते हैं, लैब कॉलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं, जी। उसका रेट भी 0.01 to 0.05% है। तो रूटीन सर्जरीज, तो रूटीन सर्जरी का रिस्क और किडनी डोनेशन सर्जरी का रिस्क मोर्टेलिटी का लगभग सेम है। ठीक है। तो ऑपरेशन के दौरान तो इसके बहुत ही मिनिमम से साइड इफेक्ट। ये तो इमीडिएट रिस्क की बात होगी। अब दूसरा जो दिमाग में चलता है यार कि अगर मैंने किडनी डोनेट कर दी तो क्या मैं खुद भी किडनी पेशेंट बन जाऊंगा? जी। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें कि अगर मैं एवरेज पॉपुलेशन की बात करूं, ठीक है,
जिनकी 2 किडनीज हैं, ठीक है उनके क्या चांस हैं फ्यूचर में CKD डेवलप होने के। जी। उनका जो प्रेवलेंस है वो है ऑलमोस्ट 300 इन 10,000 पॉपुलेशन। 10,000 में से 300 300 लोग लोग किडनी पेशेंट बनेंगे भविष्य में। पता डोनर में क्या रेट है ये? हम्म, 14 नंबर मिस। क्यों है ऐसा? डोनर्स आर द हेल्दी मोस्ट हेल्दीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो चुकी है। जी जी और किडनी डोनेशन के बाद बॉडी पे किडनी डोनर इम्पैक्ट बोलते हैं इसको हम। जी आप स्मोकिंग छोड़ दोगे, आप ड्रिंकिंग छोड़ दोगे, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, आप अवेयर हो जाओगे यार मेरा एक ही ऑर्गन है और मुझे उसको बचा के चलना है। जी जी तो ये ऑर्गन डोनेशन जो इम्पैक्ट होता है ना ओवरऑल हेल्थ पे बहुत अच्छा होता है। तो लॉन्ग टर्म में आपके किडनी फेलियर के चांस तो उल्टे कम हो गए बढ़ने की बजाय, आप ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए आप। जी 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 चलो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे कि आपने एक किडनी डोनेट की तो अब दिमाग में क्या आता है, मेरा 50% ऑफ किडनी फंक्शन तो मेरा गया भाई। पर ऐसा होता नहीं है, किडनी कॉम्पनसेट करती है। जी जैसे होता है आपका एक हाथ वीक होता है, दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, ऐसा होता है। सेम किडनी के साथ भी ऐसा होता है। आपने एक किडनी डोनेट करती है, उस जो दूसरी किडनी है वो झटके से अपना फंक्शन 10-20% बढ़ा लेती है। तो अभी अपना 50 नहीं, अपना इस टाइम फंक्शन 60% है जी। ये कुछ घंटों में चालू हो जाता है ये काम जी। अब लॉन्ग टर्म में ओवर द ईयर्स क्या होता है, 6 से 12 महीने के अंदर ये फंक्शन 10-20% और बढ़ जाता है। अब आप क्या हो गया, आप अपनी ओरिजिनल फंक्शन के 70-80% फंक्शन तक आ चुके हो। देखो ऑन एन एवरेज एक किडनी में 8 से 15 लाख फिल्टर होते हैं, दोनों किडनी में 15 से 30 लाख फिल्टर होते हैं जी। आप नॉर्मल आपकी 2 किडनी होती है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप 30-40% से ज़्यादा फिल्टर्स यूज़ करते ही नहीं हैं जी। आप उसके 70-80% पहुँच गए, आप एब्सोल्युटली सेफ हो। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, ड्रिंकिंग नहीं कर रहे हैं, फास्ट फूड नहीं खाते हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, अच्छी स्लीप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी एक किडनी बहुत अच्छे से काम करेगी जी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी जी जी। यू नो आपको पता है प्रेवलेंस क्या है? हर 1500 में से एक आदमी सिंगल किडनी के साथ ही पैदा होता है। और बहुतों की सिंगल किडनी निकाल देते हैं स्टोन के कारण, इन्फेक्शन या कैंसर के कारण जी। तो ऑन एन एवरेज हमारे आसपास हर 800 में से एक आदमी एक किडनी के साथ ही घूम रहा है विदाउट डोनेशन और उसकी लाइफ हेल्थी चल रही है जी। क्योंकि दूसरी किडनी क्या बहुत इजीली कॉम्पनसेट करती है जी। दिस इज द साइंस बिहाइंड कि आप सिंगल किडनी बहुत अच्छा अपना लाइफ निकाल सकते हो। तो किडनीज आर लिटरली मल्टीटास्किंग मदर्स एंड स्मार्ट वर्कर्स, जो कि अपने आप से गेज कर लेते हैं कि उनको कितनी ज़रूरत है काम करने की, एंड दे कंपेंसेट अकॉर्डिंगली। वेरी फैंटास्टिकली पुट डॉक्टर गोस्वामी। सो सर अब बात करते हैं कि जो हमारे फ्यूचर के एस्पेक्ट्स हैं किडनी डोनेशन को लेके। आपने कहा कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स इंडिया में अब बढ़ेगा, तो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स के दौरान क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, और किस तरीके से इसको फैसिलिटेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर भी। तो एक पैसेज बनाया जाता है कि किस तरीके से हम एक किडनी यहाँ से रिट्रीव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, और उसको हम ग्रीन कॉरिडोर्स कहते हैं। एक तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, ये क्यों बनाए जाते हैं, क्या साइंस है इसके पीछे, एंड सेकेंडली कौन कौन लोग किडनी ट्रांसप्लांट के पीछे होते हैं, टीम कौन सी होती है, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। पहले तो हम ग्रीन कॉरिडोर की बात करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर कुछ नहीं है, ये एक ट्रैफिक फ्री रूट है जो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गन के लिए बनाए जाते हैं जी। अगर आपको ग्रीन कॉरिडोर समझना हो ना तो 2016 में एक मूवी आई थी मनोज वाजपेयी सर की, ट्रैफिक करके, ठीक है। उसमें क्या होता है, मुंबई में एक हार्ट रिट्रीव होता है जिसको पुणे ले जाया जाता है जी। और वो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में पूरा होता है जी। आई थिंक मुझे जहाँ तक आइडिया ये ट्रू स्टोरी है कोई, इसकी बेस्ड ये मूवी थी। ओके देखो इसमें एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कोऑर्डिनेटर्स और सोटो के मेंबर्स होते हैं। सोटो होती है स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, सोटो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट करते हैं लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से और इवेंचुअली एविएशन डिपार्टमेंट से। तो चारों डिपार्टमेंट मिलके, अगर आपको बाई फ्लाइट भी जाना है, क्योंकि ऑर्गन ऐसा नहीं हमेशा आपका मतलब रोड से जाएगा, इट कैन गो थ्रू फ्लाइट ऑल्सो जी। तो ये 3-4 डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तरह का रूट बनाते हैं जी। अब दूसरी पार्टी की इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए क्या होता है, ऑर्गन को निकलने के बाद उसको हम प्रिजर्व करते हैं और हर ऑर्गन की एक लाइफ होती है प्रिजर्वेशन में, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन जो प्रिजर्व रह सकता है आफ्टर रिट्रीवल वो होता है किडनीज, 24 से 24 to 36 आवर्स तक। तो 1 से 1.5 दिन तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इससे हम प्रिजर्व करके रखते नहीं हैं, हम अगर दूसरी जगह पहुंचाना है हमें तो इतने घंटे में हमें पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप उससे
एक अच्छा आउटकम चाहते हैं। इतना टाइम तक बॉडी के बाहर किडनी को रख सकते हैं। दूसरा अब हम बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर को हम ऑन एन एवरेज 8 to 12 आवर्स तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। हार्ट और लंग की बात करें तो 4 से 6 घंटे के लिए। ठीक है। तो ये मेजर ऑर्गन्स होते हैं कि भाई इनको इतना फास्ट अपने को भेजना है तो भेजना ही है। इससे लेट होते हैं तो वो ऑर्गन बहुत ज़्यादा काम के नहीं रहते। आउटकम भी अगर आप कर भी देंगे तो आउटकम बहुत अच्छा आएगा नहीं। तो एक टाइमली ट्रांसपोर्टेशन कैडेवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कैडेवर ट्रांसप्लांट रेट्स हमारी कंट्री में और हमारे स्टेट में इस टाइम पे क्या चल रही हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं तो बेस्ट मॉडल है तमिलनाडु मॉडल। ठीक है। तमिलनाडु हैज़ रीच्ड अप टू 2, जैसे मैंने बताया ओवरऑल स्टेट की ओवरऑल कंट्री की 0.65 PMT है। ठीक है ना, पर मिलियन पॉपुलेशन पे। ठीक है। पर तमिलनाडु 2 तक पहुंच गया है, 2। तो 2 ट्रांसप्लांट्स पर मिलियन पॉपुलेशन 2 कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन। अदर स्टेट्स में अच्छे स्टेट में तेलंगाना, हैदराबाद, उनका भी 1.5 1.8 तक है। ठीक है। अच्छा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है जो नॉर्थ साइड के स्टेट्स हैं उनका 0.3 या लेस देन 0.3 है अभी डोमिनेशन रेट। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा नहीं, देखो गवर्नमेंट हर तरह से ट्राई कर रही है, हमारी लोकल गवर्नमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोटो नोटो हर तरह से ट्राई कर रही है कि, पर मुझे लगता है जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, हमारा जो लिटरेसी रेट है, जो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड है, जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होके जो ऑर्गन डोनेशन एक्चुअल में होना चाहिए हम उसके आसपास भी नहीं है। तो मेरे को आपसे बात करके जो समझ में आ रहा है कि कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स के लिए गवर्नमेंट का काफ़ी एफर्ट है। बिल्कुल है। बट प्रोबेबली कल्चरल इश्यूज़ की वजह से हम उस रेट को अचीव नहीं कर पा रहे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, और इस कमी को पूरा करती है लिविंग डोनेशन सेफ़ है, बट अल्टीमेटली उसके भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, और कैडेवरिक ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है लिविंग ट्रांसप्लांट। देखो गवर्नमेंट की अगर मैं एफर्ट की बात करूँ तो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं कुछ, जैसे अपनी प्रधानमंत्री योजना या मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इसमें ट्रांसप्लांट बहुत हद तक फ्री ही हो रहे हैं जी। ट्रांसप्लांट का कॉस्ट उन्होंने बहुत हद तक कम कर दिया है, बहुत अच्छा अमाउंट ये लोग ट्रांसप्लांट के लिए मतलब दे रहे हैं जी। तो ट्रांसप्लांट कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो बिल्कुल हट सा गया है अभी जी। तो गवर्नमेंट सपोर्ट पेशेंट को भी काफ़ी अच्छा है और इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूशंस को भी अच्छा मिल रहा है। तो मेनली इट्स बिकॉज ऑफ द कल्चरल इश्यूज दैट वी आर नॉट अचीविंग द टारगेट ट्रांसप्लांट रेट्स। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस मटेरियल है, अवेयरनेस मेथड्स हैं, वो शायद चेंज करने पड़ेंगे ओवर द टाइम। जैसे ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट, जैसे आप डॉक्टर हो के आपको ही नहीं पता, मैं जनरल पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करूँ? आप सोचिए क्या सिचुएशन है, आप हॉस्पिटल पेशेंट को ठीक कराने के लिए लेके आ रहे हैं, डॉक्टर ने ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दिया है, अब पूरी फैमिली एक सदमे में जा चुकी है, उस सदमे वाली फैमिली से ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं, जिसको यही नहीं पता, वो कंफ्यूज चल रहा है कि मेरा पेशेंट वेंटिलेटर पे हार्ट चल रहा है और आप मेरे से ऑर्गन मांग रहे हैं जी। तो यहाँ से ही है ना एक तरह का डिफरेंस पैदा हो जाता है डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में जी। बहुत ट्रिकी है ऑर्गन डोनेट करवाना कैडेवरिक जी। इसके लिए सबसे पहले तो ये वर्ड उसके दिमाग में होने चाहिए, क्या ब्रेन डेथ है, कैडेवर ट्रांसप्लांट होता है, इस तरह का। तो मुझे लगता है जैसे बाकी चीज़ों के लिए अवेयरनेस क्रिएट की गई है, इसके लिए भी जैसे किसी बड़े स्टार को लाके या रिपीटेडली आप कहीं शो कर रहे हैं, मूवीज़ में कर रहे हैं या IPL के बीच में कर रहे हैं, किसी भी तरह से लोगों के दिमाग गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, पर मुझे लगता है थोड़ा और ट्राई करना चाहिए। नॉर्थ स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। तो मतलब मैं आपसे अग्री करता हूँ 100% कि जो टाइम होता है ब्रेन डेथ और कार्डियक डेथ के बीच में, इस टाइम पे लोगों को ऑर्गन डोनेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देना और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि वो हाँ बोल देंगे, बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रिकी है। तो ये पॉडकास्ट भी उसी एक एफर्ट का पार्ट है कि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं इस बारे में कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स क्या होते हैं, सो दैट एटलीस्ट अगर उनका कोई निकट संबंधी, कोई रिलेटिव इस सिचुएशन में आता है तो एटलीस्ट दे नो कि क्या होता है ब्रेन डेथ और क्या होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर उनसे बात की जाए तो कम से कम सदमे में ना जाए। यस, देखिए मैं बार बार कैडेवर डोनेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई है जी। परिवार में एक ही बेटा होता है। अच्छा, मोस्टली लोगों को 40-50 साल के बाद डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है जी। आप कहाँ से लाएंगे लाइव डोनर? बिल्कुल भाई, जो लाइव है ऑलरेडी उनको मेटाबॉलिक इलनेसेस है जी। अच्छा, नीचे कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है आपकी कि आप एक डोनर, चलो ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया आपका या कुछ और नहीं हुआ, फिर आप तरह तरह के मेथड्स ढूंढेंगे जी। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन तो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट ही है।
जब तक कैडेवरी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ ग्रो नहीं करेगा, स्टैब्लिश अच्छे से नहीं होगा, जी। तो जो डिपेंडेंसी ऑफ लिविंग डोनेशन है वो खत्म नहीं होगी और एक बूस्ट नहीं मिलेगा। आप नंबर्स कर रहे हैं, पॉपुलेशन हिसाब से नंबर कर रहे हैं, पर जो एक एक्चुअल नंबर अचीव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। जी, तो गवर्नमेंट इस बारे में काफ़ी एजुकेशन पॉलिसीज़ भी ला सकती है और मुझे पर्सनली लगता है कि स्कूल लेवल पे ही इस आइडिया को इंट्रोड्यूस कर दिया जाना चाहिए। आई थिंक कुछ कुछ किया भी है, ऐसी बात नहीं। एक मोहन फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ऑर्गन डोनेशन में, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। अगर आप मोहन फाउंडेशन वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जी जी। हम लोग भी जब MBBS टाइम पे थे तब हम लोगों के पास एक ऑर्गेनाइजेशन होता था इसमें, ऑर्बो के नाम से, ऑर्गन रिट्रीवल एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो कॉर्नियाज़ का भी काम करते थे, साथ साथ किडनीज़ का उनका बहुत बड़ा काम था। तो मुझे याद है कि जब हमारा कॉलेज फेस्टिवल होता था तब एक ड्राइव रखी थी इस चीज़ के बारे में ऑर्बो ने, कि जितने भी लोग वहाँ पे हैं वो आके अपने ऑर्गन्स प्लेज करें। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ऑर्गन प्लेज करना कोई बहुत अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट जी अगर कुछ होता है किसी हादसे के रूप में तो मेरे ऑर्गन्स का डिसीजन मेरी फैमिली लेगी, मेरे ऑर्गन प्लेज कर देने से कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट एक अवेयरनेस लोगों के बीच में इस बारे में आती है। नहीं, मैं इससे डिफर करता हूँ। प्लेज करने से एटलीस्ट आपका एक इंटेंशन तो पता लगता है कि आप करना चाहते हैं, और हो सकता है शायद आपकी फैमिली जब इस स्टेज में हो शायद उस चीज़ को रेस्पेक्ट भी करें, तो कहीं ना कहीं उससे फैमिली को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है कि भाई अगर वो कार्ड आप दिखाते हैं या कभी उनको पता लगता है कि भाई इन्होंने इस टाइम पे ऑर्गन प्लेज लिए, तो कहीं ना कहीं फैमिली को वो एक तरह का भाई रीज़न मिलता है कि चलो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है प्लेज करना इट्स अ वेरी गुड आइडिया। सो अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो इस शो को देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई आज ऑर्गन्स अपने प्लेज करना चाहे तो व्हाट इज़ द वे टू डू इट? तो जैसे मैं राजस्थान की बात करूँगा तो हम सोटो, हमारा जो वेबसाइट रहता है आप उस पर जा सकते हैं। नोटो के आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। स्पेलिंग? NOTTO, नोटो। ठीक है। नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो की वेबसाइट पे जाके आप प्लेज कर सकते हैं। मोहन फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके आप प्लेज कर सकते हैं। ठीक है। आपको शायद प्लेज कार्ड भी मिलेगा, यू फील गुड। बट मुझे लगता है साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये मैसेज आप अपनी फैमिली को दो कि कभी मुझे इस तरह का कुछ होता है तो प्लीज़ मेरी विश की आप मतलब रिस्पेक्ट करें, है ना। और फिर देखिए डॉक्टर्स जो इसका डिसीजन लेंगे वो लोग भी बहुत टफ प्रोसेस से गुजरते हैं। वो लोग भी बहुत डबल चेक करने के बाद ही ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वैसे भी ऑर्गन डोनेशन नहीं होगा। तो अगर कोई अनफॉर्चुनेट या अनटाइमली डेथ होती है और उसमें आपके ऑर्गन्स अच्छा काम कर रहे हैं, तभी ऑर्गन रिट्रीवल का कॉन्सेप्ट ये आता है, और उसमें डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा रोल है और अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। तो ऑप्ट-इन सिस्टम की तरफ अगर हम जाने लग गए, जहाँ पे सब लोग इस चीज़ को बढ़ावा देने लगे हैं और फैमिली मेम्बर्स ऑप्ट इन करने लगे हैं ट्रांसप्लांट को लेके, वेरी ट्रू, तो दिस विल बी अ बिग बूस्ट फॉर आवर हेल्थ सेटअप। तो सर फाइनल सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट के रूप में कुछ मिथ बस्टर्स हम वापस करते हैं, बेस्ड ऑन कि किडनी ट्रांसप्लांट्स के ऊपर जो मिथ हैं सोसाइटी में, उनको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। तो मिथ बस्टर्स में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरे ट्रांसप्लांट लग गया किडनी का, या मैंने किडनी डोनेट कर दी, तो मेरी लाइफ जो है बहुत आइसोलेटेड, बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स के अंदर ही गुजरेगी। क्या एक ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट जिसको ट्रांसप्लांट लगा है या ट्रांसप्लांट डोनर एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है ट्रांसप्लांट बना ही नॉर्मल लाइफ ऑफ द फ्रीडम के लिए। जी। लोग क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लेते हैं, अलग से कमरा बना लेंगे, अलग से खाना बना रहे हैं, अलग बाथरूम यूज़ कर रहे हैं। जी। घर में ज़बरदस्ती झाड़ू पोछे लग रहे हैं दिन में 4-4 बार, कोई यूज़ नहीं है। जी। आप बेसिक हाइजीन मेंटेन करके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें जी। और फ्री लाइफ रहें। आप बाहर निकलें, जॉब करें, घूमें, फ्लाइट में जाएं, ट्रेन में जाएं। जी। तो ये ट्रांसप्लांट बना इसी चीज़ के लिए। और डोनर को तो अपने आप को पेशेंट मानना ही नहीं चाहिए। देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट। आप अपनी मानसिकता चेंज नहीं करेंगे ना तो आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं होगी। आप पेशेंट से रेसिपिएंट की तरफ आए, पहले तो आप पेशेंट नहीं, आप रेसिपिएंट है। दूसरा, किडनी डोनर तो पेशेंट है ही नहीं, आपने किडनी डोनेट किए क्योंकि आप सबसे ज़्यादा हेल्दी थे। जी। आपकी हेल्थ ऑलरेडी इतनी अच्छी है, आप मरीज क्यों मान रहे हैं? जी, है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो ओवर डूइंग है ना, आउट ऑफ फियर है, आउट ऑफ लैक ऑफ। अच्छा, आप मानेंगे नहीं, मेरे बताने के बावजूद भी पेशेंट ये सारे काम करते हैं।
तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, ये ओवरडूइंग कोई हेल्प नहीं करेगी। आप बेसिक हाइजीन कोविड ने हम सबको सिखा दिया है, वो आप मेंटेन करें, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। जी, फैंटास्टिक। ये बहुत अच्छा मैसेज हमारी ऑडियंस को पहुंचा होगा आज। सेकंड मिथ के बारे में हम बात करेंगे कि क्या लोगों को काम से लंबे टाइम तक छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर ट्रांसप्लांट, या फिर ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट और डोनर्स दोनों के लिए अलग अलग बताइए इसमें। फिर डोनर को तो मैं कहूँगा 7 दिन 8 दिन के बाद आप जाओ, ठीक है। और विद इन ए मंथ के बाद अगर आपको जिम करना है, मैराथन करनी है, आयरन मैन में करना है तो आप करो, क्या बात है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। ओके। रेसिपिएंट्स के लिए नॉर्मली हम क्या 3 से 4 महीने का एक विंडो लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि इनिशियली इम्यूनोसप्रेशन डोज बहुत हैवी रहता है मेडिसिन का, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। 3-4 महीने के बाद आप भी अपना काम आराम से करो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको भी कुछ एक्स्ट्रा भैया मैं क्या कहता हूँ, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नॉर्मल मास्क N95 नहीं लगाना, नॉर्मल मास्क फॉलो करें भीड़ भाड़ वाली जगह पे। आपने वर्क प्लेस पे जाएँ, एक्टिव रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। आपको घर नहीं बैठना है, ट्रांसप्लांट किया ही इसलिए है क्योंकि आप वापस से काम पे जाएँ। और प्रोटीन खाएं। देखिए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के लिए मना करते हैं। मॉडरेट प्रोटीन तो हर आदमी को लेना है, किडनी प्रॉब्लम हो, ट्रांसप्लांट हो या नॉर्मली हेल्दी एडल्ट हो, जी, उनको प्रोटीन तो लेना ही है, ठीक है। व्हाट अबाउट वाटर इनटेक? उनको क्या अपना पानी उबाल कर पीना ज़रूरी है, या अपने खाने को लेके पर्टिकुलर प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं? देखिए पानी की बात करें, अगर आपका वाटर सप्लाई अच्छा है, सिंपल RO लगा है, मोर देन सफिशिएंट। बार बार उबाल के पीने की ज़रूरत नहीं है, बिस्लरी का वाटर कैरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखो आप ट्रैवलिंग में हो, आपको वाटर सोर्स नहीं पता, देन आई अंडरस्टैंड, आप अच्छी बॉटल का पानी पी रहे हैं, वो ठीक है। रही बात खाने की, तो खाने में नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि भाई इनिशियली 4-6 महीने के लिए रॉ सैलेड्स यूज़ मत करें आप, ओके। पर 5-6 महीने बाद तो वो भी हम कहते हैं आप अच्छे पानी से धो के उसको पील ऑफ करके आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए खाने में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ अ मेजर जो प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्ट वालों की, तो ऑलवेज ट्राई टू पिक द हॉट फूड, गर्म खाना। अब हमारे यहाँ गर्म खाना मिल जाता है, दाल मिल जाती है, सब्जियाँ मिल जाती है, रोटी मिल जाती है, चावल मिल जाते हैं। जी। आप पड़े हुए सैंडविचेस या पड़ी वेजिटेबल्स या फिर रखे हुए सैलेड्स वगैरह आप ट्रैवलिंग यूज़ मत करें। वो वैसे भी रिकमेंडेड, आई थिंक हमारे लिए भी रिकमेंडेड है कि हमारे लिए भी सेम है कि हमें भी नहीं खाना चाहिए वो। अदरवाइज आप सब खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जो एक आम आदमी को रिकमेंडेड होता है वो आप खा सकते हैं, सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। व्हाट अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटी? लोगों को लगता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी ट्रांसप्लांट देने के बाद या ट्रांसप्लांट लेने के बाद ख़त्म सी हो जाएगी। तो मैं डोनर के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। अब मैं रेसिपेंट पे आऊँगा। रेसिपेंट में हम मेल रेसिपेंट को बोलते हैं कि एज सुन एज, ठीक है, ट्रांसप्लांट और CKD के बीच की एक जर्नी होती है, ठीक है। आदमी क्या होता है कि CKD होने के बाद अपने उसके हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं कि उसका लिबिडो चला जाता है, सेक्सुअल डिजायर्स खत्म हो जाती है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस जैसे मेंसेस बंद हो जाएंगे, इरेक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे ट्रांसप्लांट होता है ये सारी चीज़ें वापस आने लगती है, आपका लिबिडो आने लगेगा, आपके वापस से पीरियड्स आने लगेंगे, आपके सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ेगी, इरेक्शंस आने लगेंगे। तो अब इन सब चीज़ों में अगर आप यंग कपल हैं, आप एक्टिव हैं, तो मैं कहता हूँ आप सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे नॉर्मल आदमी करता है वैसे करें। जी। प्रेगनेंसी के लिए हम लोग एक चीज़ बताते हैं कि अगर आपको प्रेग्नेंट होने, जैसे मान लो किसी फीमेल ने किडनी ली है, उसको प्रेग्नेंट होना है, तो लाइव डोनेशन में हम कहते हैं कि 1 साल के बाद हम प्लान करेंगे, ठीक है, डॉक्टर की सलाह के बाद। और कैडेवरिक में कहते हैं 2 साल के बाद करेंगे, स्टेबलाइज होने के बाद। सो सेक्सुअल एक्टिविटी तो आई थिंक इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम सो रहे हैं, वैसे आदमी को करना है जी। उसमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जी। बस आप अपने डॉक्टर से पूछ के कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। मोस्टली तो हम प्रोटेक्टिव मेथड कॉन्डम्स के लिए बात करते हैं कि आपको यूज़ करके आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेल रेसिपेंट है तो उसमें वो रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इन्फेक्शंस? जो रूटीन इन्फेक्शंस होते हैं, क्या ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं? क्या उनको बहुत अग्रेसिवली एंटीबायोटिक्स और ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए टाइम से? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पहले तो मैं आप टाइम लेवल इन्फेक्शन समझने की कोशिश करें कि इनिशियली 6 मंथ्स में जो इन्फेक्शन होते हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है। कि एक कमज़ोर बैक्टीरिया भी घुस गया है ना आपकी बॉडी में, तो आपको मतलब तहस नहस कर सकता है, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद ये इन्फेक्शन बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि दवाइयों का असर कम हो जाता है, दवाइयों की डोज कम हो जाती है। तो आपको मेनली जो इन्फेक्शन होता है वो कम्युनिटी से आता है। कम्युनिटी से कोई निमोनिया हो गया, कभी यूरिन इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड कफ हो गया, फ्लू हो गया, ये सब हो गया। और बाय एंड लार्ज अगर आप अच्छा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा हर्डल। डेफिनेटली देखिए, आप अगर एक जनरल पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो एनी ट्रांसप्लांट रेसिपेंट, ठीक है, HIV, डायबिटिक, कैंसर, उन सब में इन्फेक्शन ज़्यादा मिलेंगे, हाँ, है ना। बट
ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन के चक्कर में आप ओवरडू करके घर पे ही बैठ रहे हैं, आप इतना ओवरडू कर रहे हैं, आप कहीं निकल ही नहीं रहे, ये नहीं करना। 4 to 6 मंथ्स के बाद यू आर फ्री, आप बेसिक चीज़ें मेंटेन करके आराम से निकलें। डेफिनेटली इन्फेक्शन है, आपको लगता है टाइमली डॉक्टर से आप बात करें और बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो शुरुआत के 3-6 महीने थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट एकदम आप एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। हाँ, जो प्रिकॉशंस आपको बताए जाएं वो आप फॉलो करें, बट ओवरडू नहीं करना है जी। वो आपकी ज़िंदगी को वैसे ही ख़राब करेगा जैसे CKD है। एक अडल्ट वैक्सीनेशन भी आता है, वो भी अगर लोग करवाएं तो बहुत अच्छा है। एडल्ट वैक्सीनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन हम बहुत बार मिस कर जाते हैं जी, है ना, तो कुछ बीमारियां वैक्सीनेशन से रुक सकती है तो उसको करवाना ही है, क्यों रुकना है उसके लिए। जी, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कोई सलाह जो आप एक नॉर्मल व्यक्ति को देना चाहेंगे कि वो किसी तरीके से अपनी किडनी डिजीज़ होने से बचा सकता है, और आप किसी किडनी पेशेंट को देना चाहेंगे कि वो अपनी डिजीज़ को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है? लास्ट पार्टिंग वर्ड्स फ्रॉम यू डॉक्टर गोस्वामी। आई थिंक आप प्रिवेंटिव मेजर्स पे आ गए हैं, तो कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं किडनी का। मैं तो कह रहा हूँ किडनी नहीं, लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। किडनी, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ऑल आर द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। तो लेट्स फोकस ऑन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या है आपका? डाइट आ जाता है, हेल्दी डाइट लें। देखिए हेल्दी डाइट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर हेल्दी डाइट लें आप, ठीक है। एक्सरसाइज करनी है आपको डेली, ठीक है, ठीक है। अवॉइड एल्कोहल, जी, ठीक है। अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है। आपको अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना अगर आपको डायबिटीज़ ये है। जी, जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्ली हेल्थ चेक। वापस से यही कह रहा हूँ, किडनी इज़ अ साइलेंट किलर। आप साइन सिम्टम का वेट नहीं करें। आपने अपनी एज क्रॉस कर ली 30-35, या आप हाई रिस्क ग्रुप में, जो हमने बात की थी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, स्टोन, तो आपको अपना अर्ली हेल्थ चेक करवाना है। पानी के लिए हम बात कर ही चुके हैं, 2 to 3 लीटर वाटर सफिशिएंट है पर डे अपनी किडनीज़ को हेल्दी करने के लिए। जी, जी। अगर आप ये सब फॉलो कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ सिर्फ किडनी नहीं, आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है सर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। तो ये लाइफस्टाइल ही चलनी है। प्रॉब्लम क्या है, लोग मेडिसिन की तरफ भागते हैं, जबकि जाना लाइफस्टाइल की तरफ है। बिल्कुल, प्रिवेंटिव में लाइफस्टाइल, और अगर ट्रीटमेंट है तो फिर मेडिसिन। एंड व्हाट अबाउट अ किडनी पेशेंट? उसको अपनी डिजीज प्रोग्रेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लेने की ज़रूरत है, या यही लाइफस्टाइल? तो सेम चीज़ें तो फॉलो करनी पर मुझे क्या लगता है, अर्ली ओपिनियन या अर्ली कंसल्टेशन विद द किडनी स्पेशलिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। जो किडनी की बीमारी को या किडनी मरीज को एक किडनी स्पेशलिस्ट समझ सकता है, वो दूसरा डॉक्टर नहीं समझ सकता। बिल्कुल। और देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अर्ली कंसल्टेशन इज़ वेरी, आप ये मत वेट करेंगे एडवांस स्टेज में ही जाएंगे। एडवांस स्टेज देखो हमारे पास, आप पहले आओगे बाद में आओगे, हमें तो ट्रीटमेंट करना ही है, पर जितना जल्दी आओगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, उतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। जी, तो आई थिंक आज हमने इस पॉडकास्ट में कई सारे मैसेजेस अपने व्यूअर्स को दिए हैं, एंड वेरी नाइसली, वेरी फ्लुएंटली पुट बाय यू डॉक्टर गोस्वामी। थैंक यू। इट वाज अ जॉय डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू। आई थॉरली एंजॉयड इट, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारे टेक अवे पॉइंट्स मिले होंगे, बोथ नॉर्मल पीपल एंड किडनी पेशेंट्स, दोनों के लिए आज बहुत सारे मैसेजेस आपने पुट फॉरवर्ड किए हैं। वेरी नाइसली डन। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अस। थैंक यू।